चलेगा। अगला फिल्टर लेते हैं अपन एल अनुभाग फिल्टर, तीसरा फिल्टर है ना। इसका नाम एक है चौक निवेशी फिल्टर या निवेशी चौक फिल्टर, और इसको अपन एलसी फिल्टर भी कहते हैं। अब ये क्यों नाम पड़े हैं इसके, अभी हम डायग्राम के अंदर समझने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले आप क्या करो, कुछ लाइनें लिखो ताकि जब तक मैं डायग्राम बना दूं। तो लिखना एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर एक प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा जाता है। एक प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा जाता है तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर दो डायोड D1 व D2, दो डायोड D1 व D2 उपस्थित होते हैं तथा यहां लोड प्रतिरोध RL के साथ एक कुंडली एवं एक संधारित्र जोड़ा जाता है तथा यहां कुंडली का प्रतिघात संधारित्र के प्रतिघात XC से, कुंडली का प्रतिघात XL संधारित्र के प्रतिघात XC से अधिक रखा जाता है। चलेगा, अब क्यों रखा जाता है उस पे भी हम सारे के सारी चर्चा करने वाले हैं। चलो आ जाओ, इसमें सबसे पहले जो 3 इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो मैं आपको देता हूं। चलो सुनो, पहली, इसका नाम एल अनुभाग फिल्टर क्यों पड़ा है। एल अनुभाग फिल्टर इसलिए नहीं पड़ा कि इसके अंदर कुंडली है। देखो इसकी शेप देखो, ये कुंडली, ये संधारित्र, यही तो फिल्टर के कंपोनेंट हैं। तो इसकी शेप कैसी है, उल्टे एल की जैसी है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एल अनुभाग फिल्टर। अगला फिल्टर पढ़ेंगे ना अपन, उसके अंदर ऐसी शेप होगी देखो, तो अपन क्या बोल देंगे उस फिल्टर का नाम पाई फिल्टर। यहां कंपोनेंट लगा हुआ होगा, यहां कंपोनेंट लगा हुआ होगा और यहां कंपोनेंट लगा हुआ होगा, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पाई फिल्टर कहते हैं, पहला रीजन। दूसरा, निवेशी चौक फिल्टर इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले इनपुट कहां पे आता है, इस कुंडली पर आता है। और तीसरा, एलसी फिल्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एल और सी दोनों कंपोनेंट क्या है, मौजूद है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी वर्किंग समझनी है, आखिरकार ये वर्क किस तरीके से करता है। उससे पहले मैं आपको कहूंगा आप ये डायग्राम बना लो, चलो ठीक है।
उतारने के टाइम को मैंने बहुत कम कर दिया है, तो आप वीडियो पॉज करके आप इसे उतार सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ, अब सुनते चलो कुछ जानकारियां इससे संबंधित और भी। चलो देखो, सबसे पहली बात, हम हर डेरिवेशन के अंदर क्या करते हैं, उर्मी का गुणांक ज्ञात कर रहे हैं। फिल्टर के हर डेरिवेशन के अंदर हम उर्मी का गुणांक ज्ञात कर रहे हैं। तो उससे पहले हमको इसकी क्या समझनी है, क्रियाविधि समझनी है। उससे पहले एक बात और सुनो, इसके अंदर दोनों फिल्टर उपस्थित हैं। एक तो पार्श्व संधारित्र फिल्टर भी उपस्थित है। सर कैसे? आप एल को छिपा लो, तो अब ये आर एल के समांतर क्रम में संधारित्र लगा हुआ है, तो ये हो गया पार्श्व संधारित्र फिल्टर। अगर आप सी को छिपा लेते हो तो एल आर एल के श्रेणी क्रम के अंदर है, तो यानी श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर भी इसके अंदर क्या है, उपस्थित है। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं इसके नीचे, वो लिखो, एल अनुभाग फिल्टर में, एल अनुभाग फिल्टर में श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर, एल अनुभाग फिल्टर में श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर एवं पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर, पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर दोनों उपस्थित होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं। चलो आ जाओ, अब देखो, सबसे पहले मैं आपको इसकी क्रियाविधि समझा देता हूं, तो सुनो। डायोड से निर्गम संकेत कहां पे आता है? सबसे पहले बिंदु पी पर पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है? बिंदु पी पर। अगर ये प्लस और ये माइनस होगा तो संकेत D1 डायोड से आएगा। अगर ये प्लस ये माइनस होगा तो संकेत किससे आएगा? D2 डायोड से आएगा। ऐसा हम दिष्टकारी के अंदर बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले संकेत कहां पे आया सर? सबसे पहले संकेत आएगा इस कुंडली पर। संकेत के तौर पे क्या आता है सर? AC प्लस DC आता है, यही आता है ना? चलो सुनो, आ जाओ। सबसे पहले हम दिष्ट संकेत की बात करेंगे। कौन से संकेत की बात करेंगे? दिष्ट संकेत की बात करेंगे। तो ध्यान बोर्ड पर सबका, देखो, सबसे पहले अपन दिष्ट संकेत के लिए बात करेंगे। दिष्ट संकेत के लिए आ जाओ। देखो, मैं केवल फिल्टर वाला पार्ट यहां पे बना रहा हूं, ये वाला पार्ट बनाऊंगा, ठीक है ना? चलो देखो, हाँ जी सुनो। देखो, वर्किंग समझना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे का सारा अब इसी के आधार पे चलेगा। चलो, ये C हो गया, ये L हो गया, ये देखो सर, इधर लगा हुआ होता है लोड प्रतिरोध RL। चलो सुनना, सबका ध्यान बोर्ड पर। हाँ जी, देखिएगा, ये P पॉइंट है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाला पॉइंट है Q पॉइंट। अब आ जाओ सर, यहां अपन सबसे पहले कौन से संकेत की बात कर रहे हैं? DC संकेत की बात कर रहे हैं। कौन से संकेत की बात कर रहे हैं? DC संकेत की बात कर रहे हैं। फिर AC की बात करेंगे। तो सबसे पहले DC संकेत कहां पे आया सर? ये सबसे पहले DC संकेत आया इस कुंडली पर। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ढंग से। कुंडली क्या करती है? जो DC संकेत होता है उस DC संकेत के लिए शून्य अवरोध उत्पन्न करती है। सर कितना अवरोध उत्पन्न करती है? शून्य अवरोध। कैसे उत्पन्न शून्य अवरोध? आ जाओ बोर्ड पे, देखो। XL इक्वल टू क्या होता है? L ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है? 2πf। तो XL इक्वल टू कितना हो जाएगा? L 2πf। सर कौन सा संकेत है? दिष्ट संकेत। फ्रीक्वेंसी कितनी? 0। तो XL इक्वल टू कितना आ गया? 0। अवरोध कितना? 0। तो कुंडली क्या करती है? DC के लिए शून्य अवरोध उत्पन्न करती है। अगर कुंडली DC के लिए शून्य अवरोध उत्पन्न करती है तो इसका मतलब पूरा का पूरा DC क्या करेगी? जाने देगी। तो पूरा का पूरा DC यहां गया। तो इस दौरान कुंडली ने शून्य अवरोध, यानी शून्य अवरोध का मतलब हो गया ये किसकी तरह बिहेव करती है? शॉर्ट सर्किट की तरह।
किसकी तरह बिहेव कर रही है सर? शॉर्ट सर्किट की तरह, लघुपतित परिपथ की तरह बिहेव करती है, शॉर्ट सर्किट की तरह। अब संकेत कहां पे आया सर? क्यू पर आया। कहां पे आया? क्यू पॉइंट पे आया। अब सुन, अगर मैं बात करूं यहां की, तो संकेत कहां पे आता है? क्यू पॉइंट पे। अब हम क्या करते हैं कि इस संधारित्र की धारिता को ज्यादा रखते हैं। सर संधारित्र की धारिता ज्यादा रखने के कारण क्या होगा? देखो, x इक्वल टू कितना होता है? 1/c ओमेगा। अगर आप c बढ़ाओगे तो xc का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर c को बढ़ाएंगे तो xc का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। xc का मान कम होने का मतलब हो गया अवरोध कम। अवरोध कम है, इसका मतलब क्या है कि इधर अवरोध कम है, इधर अवरोध क्या है? ज्यादा है। तो संकेत पहले कहां पे जाएगा सर? संकेत पहले जाएगा इस संधारित्र की तरफ। किसकी तरफ जाएगा? इस संधारित्र की तरफ। अब सुनना आगे की चीज। संधारित्र क्या करता है? दिष्ट संकेत के लिए अनंत अवरोध उत्पन्न करता है। सर अनंत अवरोध कैसे उत्पन्न करता है? आ जाओ देखो, x इक्वल टू सी और ये हो गया 2πf। दिष्ट संकेत के लिए f का मान 0 रखूंगा ना मैं, तो xc का मान कितना आ गया? इंफिनिटी। कितना अवरोध उत्पन्न करता है? अनंत अवरोध उत्पन्न करता है। अगर अनंत अवरोध उत्पन्न कर रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल भी डीसी को जाने नहीं देगा। यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, खुले परिपथ की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? ओपन सर्किट की तरह। अब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो पूरी की पूरी जो डीसी होगी वो किसके अंदर से जाएगी? लोड प्रतिरोध RL के अंदर से जाएगी। तो यानी हमें जो आउटपुट है ये लोड प्रतिरोध RL, इस पर पूरी की पूरी डीसी यहां पे हमें मिल जाएगी। तो ये तो होती है व्याख्या किसकी? दिष्ट संकेत के लिए। ठीक है, चलो पहले इसे लिखवा देते हैं अपन दिष्ट संकेत के लिए, फिर अपन बात करेंगे एसी वाले यानी प्रत्यावर्ती संकेत के लिए। चलो आ जाओ, लिखो सबसे पहले इसके अंदर हेडिंग, मतलब कि ये हो गया। इसके बाद में आप पहला स्टार पॉइंट लगा लो और हेडिंग लगाओ दिष्ट संकेत के लिए, और हेडिंग लगाओ दिष्ट संकेत के लिए, और लिखो इसके अंदर सारे के सारे सर्वप्रथम डायोड से निर्गम संकेत में से दिष्ट संकेत कुंडली पर पहुंचता है तथा कुंडली दिष्ट संकेत के लिए शून्य अवरोध उत्पन्न करती है, अर्थात कुंडली पूर्ण डीसी संकेत को जाने देगी। अर्थात कुंडली पूर्ण डीसी संकेत को जाने देगी। फिर यह डीसी संकेत उससे पहले एक लाइन लिख लो, कुंडली डीसी संकेत को जाने देगी, अर्थात कुंडली लघुपतित परिपथ की तरह व्यवहार करती है। अर्थात कुंडली लघुपतित परिपथ की तरह व्यवहार करती है। अर्थात कुंडली लघुपतित परिपथ की तरह व्यवहार करती है। आगे लिखना,
कुंडली से प्राप्त डीसी संकेत बिंदु Q पर पहुंचता है, बिंदु Q पर पहुंचता है तथा यहां संधारित्र की धारिता अधिक होने के कारण सबसे पहले संकेत संधारित्र की तरफ जाता है, सबसे पहले संकेत संधारित्र की तरफ जाता है, परंतु संधारित्र दिष्ट संकेत के लिए अनंत अवरोध उत्पन्न करता है, अर्थात संधारित्र खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है, अर्थात संधारित्र खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है, खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है, अर्थात संधारित्र डीसी संकेत को पूर्ण रूप से रोकता है, अर्थात संधारित्र डीसी संकेत को पूर्ण रूप से रोकता है और संपूर्ण डीसी लोड प्रतिरोध RL पर प्राप्त होती है, और संपूर्ण डीसी लोड प्रतिरोध RL पर प्राप्त होती है, लोड प्रतिरोध RL पर प्राप्त होती है। चलेगा, आप सभी ये वाला डायग्राम बना लो, आप सभी ये वाला डायग्राम बना लो, ठीक है, इस डायग्राम को बना लो। चलेगा, बना लिए डायग्राम? चलो ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया हो वो वीडियो पॉज करके बना लेना, ठीक है। चलो आगे देखो, अब लगाओ अगला स्टार पॉइंट प्रत्यावर्ती संकेत के लिए, अगला स्टार पॉइंट लगाओ प्रत्यावर्ती संकेत के लिए। चलो सुनो, हाँ जी सुनो, सबसे पहले दो लाइन आप लोग समझ लो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक नोट पॉइंट के अंदर लगवा के स्टार्टिंग में फिल्टर के अंदर ही, ठीक है ना, चाहे वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देख लेना, पहला वीडियो फिल्टर का। चलो देखो, हमने क्या कहा यहां पर कि जो कुंडली होती है वो क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा प्रत्यावर्ती संकेत को रोकती है, और संधारित्र क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा प्रत्यावर्ती संकेत को जाने देता है। अगेन रिपीट करता हूं, कुंडली ज्यादा से ज्यादा प्रत्यावर्ती संकेत को रोकती है, ज्यादा से ज्यादा प्रत्यावर्ती संकेत को रोकने का मतलब हो गया पूरा प्रत्यावर्ती संकेत नहीं रोकती, अब भी कुछ मान का प्रत्यावर्ती संकेत कुंडली में से जाएगा। तो आ जाओ देखो,
सबसे पहले एसी संकेत कहां जाता है? कुंडली पर जाता है। कुंडली क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा एसी संकेत को रोक लेती है। तो यहां मैं एक लाइन इंडिकेट कर देता हूं, इधर ज्यादा से ज्यादा एसी रुक जाएगी। ठीक है, कुंडली क्या करती है? जो प्रत्यावर्ती संकेत होता है उसके लिए क्या करती है? ज्यादा अवरोध उत्पन्न करती है, पर अवरोध अनंत उत्पन्न नहीं करती, केवल ज्यादा अवरोध उत्पन्न करती है। अगर मैं ऐसे बोलता कि अनंत अवरोध उत्पन्न करती है, तो मैं ऐसे कह देता कि कुंडली क्या करती है? पूरा का पूरा प्रत्यावर्ती संकेत क्या करती है? रोक लेती है। लेकिन मैंने क्या कहा है? ज्यादा से ज्यादा अवरोध क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा अवरोध है, सॉरी, ज्यादा अवरोध ज्यादा होने के कारण ज्यादा से ज्यादा प्रत्यावर्ती संकेत को क्या करती है? रोकती है। परंतु कुछ मात्रा का प्रत्यावर्ती संकेत अब भी इसके अंदर से क्या हो जाएगा? निर्गत हो जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे अपन लाइन? कम एसी। क्या लिखेंगे अपन लाइन यहां पर? कम एसी। ठीक है, चलो आ जाओ। इधर क्या मिलेगा अपन को? कम एसी मिलेगा। अब यहां पर हमें कम एसी मिला। अब संधारित्र की धारिता ज्यादा होने के कारण संकेत सबसे पहले किस पे जाता है? संधारित्र की तरफ जाता है। अब मैंने बताया आपको संधारित्र क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा एसी जाने देता है, यानी एसी के लिए कम अवरोध उत्पन्न करता है, पर जीरो तो नहीं करता ना, कम अवरोध उत्पन्न करता है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जाने देगा। अगर मैं ऐसे बोलता कि जीरो अवरोध उत्पन्न करता है तो पूरा एसी जाने देता, लेकिन संधारित्र कम अवरोध उत्पन्न करता है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एसी को क्या करेगा? जाने देगा, पर पूरा तो नहीं जाने देगा ना। तो सुनो, संकेत आया संधारित्र के पास, तो संधारित्र ने क्या किया? ज्यादा से ज्यादा एसी को जाने दिया। ठीक है, लेकिन पूरा तो नहीं जाने देगा ना। अब देखो, यहां जो कम एसी मिलता है, उस कम एसी के अंदर से भी ज्यादा से ज्यादा एसी तो कहां चला जाता है? इस कैपेसिटर के अंदर से जाकर इस टेपिंग पॉइंट सी पे जाके ग्राउंड हो जाता है, पर पूरा तो नहीं जाता ना। यानी बहुत कम मान का एसी अब क्या करेगा? इधर की तरफ जाएगा। बहुत ज्यादा कम एसी, बहुत ज्यादा या बहुत कम एसी हमें लोड प्रतिरोध RL पर प्राप्त होगा। तो एक चीज तो यहां क्लियर हो गई कि डीसी का मान ज्यादा मिलता है किसके कंपेयर के अंदर? एसी के कंपेयर के अंदर। यानी अब भी हमें एसी तो मिल रही है, लेकिन वो बहुत कम मान की मिल रही है। तो सुनना मेरी बात, यहां दो फिल्टर हो गए। एक बार तो एसी यहां फिल्टर हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा यहीं रुक गया, फिर कुछ गया उसके अंदर से भी ज्यादा से ज्यादा संधारित्र उसको फिल्टर कर देगा, फिर बचेगा हमारे पास में बहुत ज्यादा कम एसी किसकी तरफ? लोड प्रतिरोध RL की तरफ। तो इस तरीके से क्या होता है? इस LC फिल्टर के अंदर क्या होता है? एसी संकेत दो बार फिल्टर हो जाता है, एक बार यहां और एक बार आगे। तो हमें बहुत कम मान का एसी संकेत कहां मिलता है? आउटपुट पर मिलता है। चलो ठीक है, लिखो अब इसके अंदर लिखना, कुंडली कुंडली एसी संकेत को ज्यादा से ज्यादा रोकती है। कुंडली एसी संकेत को ज्यादा से ज्यादा रोकती है, क्योंकि कुंडली का प्रतिघात ज्यादा होता है। क्योंकि कुंडली का प्रतिघात प्रत्यावर्ती संकेत के लिए ज्यादा होता है। ऐसे लिखना, कुंडली का प्रतिघात प्रत्यावर्ती संकेत के लिए ज्यादा होता है, परंतु
यह अवरोध अनंत नहीं है, परंतु यह अवरोध अनंत नहीं है, इसलिए बहुत कम मान का एसी, इसलिए कम मान का एसी, ऐसे लिखना, इसलिए कम मान का एसी संधारित्र की तरफ जाता है, संधारित्र की तरफ जाता है तथा संधारित्र ज्यादा से ज्यादा एसी जाने देता है, तथा संधारित्र ज्यादा से ज्यादा एसी जाने देता है, परंतु पूरा नहीं जाने देता है, परंतु पूरा नहीं जाने देता है, क्योंकि संधारित्र का अवरोध, क्योंकि संधारित्र का अवरोध प्रत्यावर्ती संकेत के लिए, क्योंकि संधारित्र का अवरोध प्रत्यावर्ती संकेत के लिए कम होता है परंतु शून्य नहीं होता है, कम होता है परंतु शून्य नहीं होता है। इस प्रकार बहुत कम मान की एसी, बहुत कम मान की एसी लोड प्रतिरोध RL पर पहुंचती है, लोड प्रतिरोध RL पर पहुंचती है, चलेगा। अब सुनो, एक बार ये डायग्राम बना लो आप, इसको ऐसे कैसे लिखना, जहां पे मैंने मेंशन किया है ये सारी चीज ऐसे कैसे उतारनी है, इसको ऐसे कैसे उतार। हाँ जी, और एक चीज सुनते चलना, अब हमें क्या करना है, ये तो इसकी क्रियाविधि हो गई, अब हमें क्या करना है, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। तो सर मैथमेटिकल, उतारो इसे एक बार। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमें एक जानकारी होनी चाहिए कि हम उर्मी का गुणांक ज्ञात करने वाले हैं, और उर्मी का गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि आखिरकार इसके उर्मी का गुणांक के अंदर किसका अनुपात लिया जाएगा, करंट का अनुपात लिया जाएगा या फिर वोल्टता का अनुपात लिया जाएगा। तो देखो यहां RL के समांतर क्रम के अंदर क्या है, संधारित्र है, और संधारित्र यानी पहला फिल्टर हमारा कौन सा था, पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर, और उस पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर के अंदर हमने किसका अनुपात किया था, वोल्टता का अनुपात। तो उर्मी का गुणांक वोल्टता के अनुपात की सहायता से ही यहीं पे क्या होगा, ज्ञात होगा। ठीक है, तो अपन को अब ज्ञात करना है इसके अंदर आगे इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। तो सबका ध्यान बोर्ड पर, देखिएगा सबका ध्यान बोर्ड पर, चलो पूर्ण तरंगदिष्टकारी से प्राप्त निर्गम संकेत फूरिये समीकरण से निम्न प्रकार से दिया जाता है। ये पहले भी कर चुके हैं अपन सेकंड फिल्टर के अंदर, कुछ हद तक सेम वही है। तो V0 इक्वल टू हमें मिला था 2EM/3 2EM/पाई -4EM/3 cos 2ωt -4EM/15 cos 4ωt, इस तरीके से चलता जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं, चलो सुनो।
अब देखो ये जो समीकरण नंबर 1 है ना, इसका प्रथम पद टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। अगर ये प्रथम पद टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब सर ये हो गया आपका कौन सा संकेत, इसके अंदर आपका ये हो गया दिष्ट संकेत, यानी दिष्ट वोल्टता हो गई। तो समीकरण 1 का प्रथम पद समय पर निर्भर नहीं करता है, अतः यह वोल्टता दिष्ट वोल्टता होगी। तो हमें मिल गया ये ईडीसी का मान कितना सर 2em बट्टा y। समीकरण नंबर दे देते तो आ जाओ। समीकरण 1 का दूसरा पद तीसरा पद आगे जो चलते जा रहे हैं वो सारे किस पे निर्भर करते हैं, समय पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान बोर्ड पर सबका। देखो समीकरण 1 का द्वितीय पद कौमा तृतीय पद डॉट डॉट समय पर निर्भर करते हैं, अर्थात ये प्रत्यावर्ती घटक होंगे। अब प्रत्यावर्ती घटक तो है ये, लेकिन सर इसके अंदर से भी ज्यादा प्रभावी प्रत्यावर्ती घटक कौन सा है, चलो आ जाओ ध्यान बोर्ड पर सबका। देखो हाँ जी देखिएगा, द्वितीय पद द्वितीय व तृतीय पद में आवृत्ति का अनुपात क्रमशः 2 ओमेगा अनुपात 4 ओमेगा, इधर 2 ओमेगा है आवृत्ति, इधर 4 ओमेगा, यानी 1:2 है। अब देखो कोई भी वैल्यू कोस के अंदर ज्यादा होती जाती है तो उसका मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर के कंपेयर के अंदर क्या हो गया, ज्यादा प्रभावी हो गया। ठीक है, तथा आयाम का अनुपात, सर आयाम के अनुपात की बात करें ना तो कितना है 4em बट्टा 3 पाई इसका, तो और इसका कितना है 4em बट्टा 15 पाई। तो इसको मैं 1:1/5 लिख सकता हूं, इसको 5 गुणा 3 पाई लिख सकते हैं, तो 1:1/5 आ जाएगा। तो देखो ये ज्यादा है ना 1:1/5 से, तो ये ज्यादा प्रभावी हो गया। तो ये वाला जो सेकंड फैक्टर है वो पूर्ण रूप से क्या है, अदर फैक्टर के कंपेयर के अंदर ज्यादा प्रभावी है। अतः द्वितीय घटक द्वितीय पद अधिक प्रभावी है। ठीक है, अतः प्रत्यावर्ती घटक हमें क्या मिला सर 4em बट्टा 3 पाई cos 2 ओमेगा टी। अगर कोई पूछे प्रत्यावर्ती घटक का शिखर मान, तो प्रत्यावर्ती घटक का शिखर मान, अरे सर बड़ा सिंपल है, cos 2 ओमेगा टी के साथ जो गुणांक होता है वो क्या कहलाता है, शिखर मान। तो ये 4em बटा कितना आ गया 3 पाई आ गया। ठीक है, इसे दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 3। चलो यहां से लेके यहां तक इसे कंप्लीट करो, यहां से लेकर यहां तक इसे कंप्लीट करो। चलो इसे उतार लो फटाफट।
चलेगा, पॉज करके उतार लेना इसे पूरे को, ठीक है ना। चलेगा, आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। चलो यहां तक इसे कंप्लीट कर लेना, कल की क्लास के अंदर इसके आगे से अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है।